नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है और मैं प्राची शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं रमेश चतुर्वेदी जी से। रमेश जी पूर्व जिला सदस्य रह चुके हैं, एक समाज सेवी भी हैं और अब वर्तमान में हंडिया से विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम रमेश जी से बहुत सारे राजनीतिक विषयों पर बात करेंगे। आइए बात करते हैं रमेश जी से। रमेश जी, आपका हमारे शो में स्वागत है। जी, धन्यवाद। रमेश जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप बसपा से जिला उपाध्यक्ष रहे। जी। आपने पहला ब्राह्मण सम्मेलन भी करवाया। जी। फिर आप बसपा से अलग क्यों हो गए? देखिए, उस समय की जो परिस्थिति थी, आप 2005 की घटना बता रहे हैं। जी। 2004-05 के बीच में इस तरह के माहौल यहाँ क्रिएट थे जिससे मैं असंतुष्ट था। जी। तो वहाँ एक एजेंडा मुझको मिला, माननीय हमारे समाज के मुखिया हैं पंडित सतीश चंद्र मिश्रा के द्वारा, जो है बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में पहली बार आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि राजनीतिक स्तर पे एक ब्राह्मण सम्मेलन कराना है। ब्राह्मण सम्मेलन कराने के बाद में एक भाईचारा बनाना है, सर्व समाज का भाईचारा। तो मुझे भी अच्छा लगा। मैं शुरू से ही संकट मोचन हनुमान जी महाराज का भक्त था और पूजा पाठ करता था। तो ये अच्छा लगा कि एक बार भाईचारा बने, उसके लिए मैं अगर कुछ कर पाता हूँ तो समाज के लिए अच्छा होगा। जुड़ने के बाद में मैं पहला सम्मेलन 2005 में 20 फरवरी 2005 को कराया। अच्छा कवरेज किए हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों ने अच्छा सहयोग भी किया और उसका संदेश भी अच्छा गया। यहाँ कराने के बाद में मुझे दायित्व मिर्जापुर मंडल का मिल गया। वहाँ 3 जिले में फिर उस कार्यभार को देखा। तो ऐसा कुछ हुआ होने के बाद में मैं कार्यक्रम की शुरुआत किया इस प्रयाग की पावन भूमि पे। उसके बाद में मुझसे कहीं न कहीं किसी रूप में वैचारिक मतभेद के कारण, विधायक हों, सांसद हों, अधिकारी हों, कार्य के लिए कुछ मतभेद होता गया, मुझे सपोर्ट नहीं मिला। तो मैं अपने शासनकाल में भी 5 साल स्ट्रगल किया। जहाँ मुझे कुछ मिलना चाहिए, पावर मिलना चाहिए, शक्ति मिलना चाहिए, वहाँ भी मैं संघर्ष कर रहा हूँ और तब से लेके आज तक ही संघर्ष करता चला आ रहा हूँ। उसके बाद में मैं 11 में जो है 11 लास्ट की घटना है, किसी बात को लेके मैं सहमत था और समाजवादी पार्टी को छोड़ने के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी को मैं समाजवादी पार्टी की सदस्यता भी लिया 2012 में अखिलेश जी के समक्ष। क्योंकि अखिलेश जी को कुछ विचारधाराएं हमें अच्छी लगी। वो विकास के एजेंडे पे चुनाव लड़े, वो जात के एजेंडे पे नहीं लड़े। पढ़े लिखे थे, बुद्धिजीवी थे, तो वो सब जो अपनी विचारधारा थी, कहीं यहाँ से हम लोगों के विचारों का कुछ बल मिलेगा, तालमेल मिलेगा। जी, आपने कहा कि वैचारिक मतभेदों के कारण। जी। तो अगर हम आगे सवाल करें तो अब बसपा के विधायक जो हैं वो बागी हो चुके हैं, अधिकतर विधायक। जी। और जो पूर्व मंत्री हैं उनका झुकाव अब बीजेपी की तरफ है। जी। तो आप बसपा की तरफ से ना लड़कर एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? मैं इसलिए लड़ना चाह रहा हूँ कि जो हमारे विधायक हैं इस समय वर्तमान में, मैं हंडिया पे आ जाता हूँ केंद्रित। मेरी सोच जो है राष्ट्रीय स्तर की है। मैं सनातन धर्म का पोषक हूँ, मैं वसुधैव कुटुंबकम का पोषक हूँ। मेरे राजनीति में, मेरे सेवा में जुड़ा हुआ है। ऐसे मैं कार्य बराबर करता रहता हूँ। तो उस समय जो हमारे बसपा के विधायक हैं विंद जी, वो अपने पार्टी की हितैषी न बन के बीच में इस्तीफा दिए, दूसरी पार्टी जुड़े। उससे भी मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर मैं सेवा दे रहा हूँ, मेरे विचार अच्छे हैं, मेरी सोच अच्छी है, तो मैं अपने जिला पंचायत वार्ड में भी था तो ये एजेंडा मैं लागू करता था। फिर उसके आगे मैं विधानसभा में भी अपने विचारों से लोगों को परिचित कराना चाहता हूँ, अवगत कराना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति सत्ता के लिए लोलुप है, कुर्सी के लिए लोलुप है, उसको कुछ भी करना पड़े कि मुझको एन के प्रकार विधायक बनना है या मुझे ये सत्ता की कुर्सी चाहिए, तो ऐसे व्यक्तियों से मुझे परहेज है। उनके साथ जुड़ने में कुछ सिद्धांत की तहत जुड़े, जातिवाद की बात ज़्यादा ना हो, जो अच्छे हों कुल मिला के 60 में, कि व्यक्ति का पोषक न बन के व्यक्तित्व का पोषक बने। जी, आपने बताया कि अब आपने निश्चय कर लिया है कि आप एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लड़ेंगे। तो मेरा आपसे ये सवाल है, आपको ये नहीं लगता कि जो राजनीतिक दल होते हैं उनका जो संगठन है वो बूथ स्तर तक होता है? जी। और एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में आपको अपने कार्यकर्ता को बूथ स्तर तक होने चाहिए, आपके कार्यकर्ता। तो आप कैसे करेंगे ये काम? नहीं, काम देखिए, मैं पहले ही आपको बताया कि जो बूथ के किसी भी पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता हैं वो पहले मेरे हैं, बाद में संगठन है। उसी संगठन से ही मैं आज अगर 2004 से लेके 16 साल तक संघर्ष किया तो मैं भी कुछ न कुछ लोगों को बनाया हूँगा, कुछ अपनी विचारधारा से उनको प्रभावित किया हूँ। और मेरा परहेज भी नहीं है, जिस पार्टी से परहेज है, जिसके सिद्धांत से परहेज है, मैं उस पार्टी से चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन जो कुछ ऑप्शन खुले हुए हैं, अगर किसी पार्टी से मुझे उम्मीदवार बनाया जाएगा
तो मैं उसको स्वीकार भी करूंगा, लेकिन अपने सिद्धांत के तहत, अपने सिस्टम के तहत। हंडिया में लगभग 350 बूथ हैं जी, तो आप और आपके कार्यकर्ता तैयार हैं? जी बिल्कुल 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 सारे बूथ पे, जी बिल्कुल सारे बूथ पे मेरी तैयारी अच्छी है, चल भी रही है। अभी मैं बीच में, आपको शायद जानकारी होगा कि नहीं होगा, जन कल्याणार्थ, ये जो वैश्विक आपदा काल चल रहा है कोरोना पीरियड में, भगवान परशुराम की सन्निधि में जन सद्भावना शोभा यात्रा निकाला था और लगभग लोगों को मैसेज भी दिया, संदेश भी दिया उसके माध्यम से कि हाँ परमात्मा सबको सद्विचार दें, सबका कल्याण करें। रमेश जी, पिछले 2 चुनाव को देखें तो एक स्वतंत्र उम्मीदवार बहुत सारे खड़े हुए हैं, लेकिन एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लोग अपनी वो छाप नहीं छोड़ पाए जैसा कभी मनोज पांडे और एसके मिश्रा ने छोड़ा था। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? मैं, मेरी विचारधारा को ऋचा जी आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मैं स्वतंत्र उम्मीदवार की तैयारी इस रूप में कर रहा हूँ कि जिस पार्टी की, जो राजनीतिक पार्टी की मेरी विचारधारा मेलजोल खा रही है, उनको ये एहसास हो, अगर वो सर्वे कराएं अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से, तो उसमें रमेश चतुर्वेदी के सिवा उनको कोई दिखे न कि हाँ वास्तव में इतने दिन से सेवा करता चला आ रहा है, समाज के बीच में है, जो दायित्व मिला निर्विवादित है, कोई आरोप भी नहीं है। तो हर पार्टी के लोग, जब जनता हमारा आपका समर्थन करने लगती है तो पार्टी के लोग भी समर्थन करते हैं। जब यहाँ से आवाज़ जाएगी, यहाँ के संगठन के कार्यकर्ता जब बताएंगे कि हाँ रमेश चतुर्वेदी हमारे बीच में है और सक्रिय है, शासन सत्ता में भागीदारी नहीं है तब भी सेवा के लिए संकल्पित है, सेवा दे रहे हैं, हम लोगों के बीच जुड़े हुए हैं, तो आवाज़ जाएगी। तो जब वहाँ से अवसर मिलेगा तो मैं ऐसा कोई संकल्प थोड़ी ले लिया हूँ कि मैं स्वतंत्र उम्मीदवार ही रहूँगा। तो हाँ, कि मैं सेवा दे रहा हूँ, मुझे जनता पर विश्वास है। आगे की रणनीति क्या है एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में, क्या रणनीति आपकी? अब स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अभी मेरी रणनीति ये है कि भगवान परशुराम के विषय में आप जानती होंगी जी, और मैं भी अध्ययन किया। कुछ हमारे भाई लोग हैं जो उस पर आला खंड भी लिखे हुए हैं और बराबर कुछ न कुछ देते रहते हैं मैसेज संदेश, जो है कि भगवान परशुराम की सन्निधि में अभी लखनऊ में जो है हाल ही में मार्च के फर्स्ट वीक में भगवान परशुराम की प्रतिमा का स्थापना होगा। तो भगवान परशुराम की सन्निधि में कुछ ऐसी चर्चाएं हुई जो मैं अन्य जिलों में कार्य किया, जो भी भाई मुझसे जुड़े हुए थे और जो इस सरकार से कहीं न कहीं दुखी हैं, ठीक जी, इनके कार्यों से, इनके सारे सिस्टम से दुखी हैं, उनके तहत उनकी विचारधारा, जैसे हमारे भाई हैं एक संतोष पांडे जी लमुआ से, वो बराबर जो है कोरोना काल में जो भी जगह जगह तमाम उत्पीड़न हुआ, पालघर में संत हत्याकांड हुआ, बहराइच में हुआ, इधर आपके गोंडा में, महोबा में, हमारे यहाँ जनपद प्रयागराज में ककरा ग्राम सभा है, तो हर जगह वो सेवा के लिए पहुँचे और खुल के सेवा कर रहे हैं कि हमारा जो दायित्व है, मैं अपने समाज का कहीं उत्पीड़न हो रहा है, कहीं दुखी किया जा रहा है तो मैं उसमें सहभागी हूँ, मैं उनके विचार से सहमत हूँ। रमेश जी, अब आप कहा जाता है कि जो हंडिया विधानसभा है वो सबसे विकसित विधानसभा में से एक है आज के समय में। जी 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 प्राची जी, आपने अभी क्या प्रश्न किया कि हंडिया जो है विकसित विधानसभा है जी, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमारा जब देश ही विकासशील है तो हंडिया कैसे विकसित हो जाएगा, ये सोचने वाली बात है। जब देश ही विकसित नहीं हो पाया तो कोई विधानसभा रमेश जी विकास के पथ पर है लगातार। नहीं, वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं हंडिया से ही वाकिफ़ हूँ, वहाँ जिला पंचायत भी रहा, कार्य कर रहा हूँ, लोगों से जुड़ा हूँ, जाता आता रहता हूँ। वहाँ जो है इस हमारे आज़ादी के बाद में जो ये नेतृत्व रहा 5 साल का, वो सबसे मतलब खराब नेतृत्व रहा। वहाँ नेतृत्व का कोई मतलब नहीं रहा। तमाम रोडें जो कहा गया कि हाँ खड़ंजा वो गड्ढा मुक्त किया जाएगा, अब भी 2-4-10 रोडें 10-20 रोडें हमारे विधानसभा में ऐसी हैं। तो विकसित करने का मतलब हम वहाँ जो ये कार्य है, ये तो हमारे सरकार की निधि है, विभाग हैं, वो सब काम कराते रहते हैं। मुझको जनता को विकसित करना है, जनता की विचारधारा को विकसित करना है। जो इस समय हमारा विकृत समाज, राजनीति सब विकृत स्वरूप में हो गए हैं, तो मुझको ये कुर्सी चाहिए। कुर्सी के लिए कोई भी संसाधन अपनाने के लिए तैयार हैं, हमको आपको इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए। रमेश जी, आपने कहा कि आप जनता की विचारधारा को विकसित करना चाहते हैं जी, तो मेरा अगला सवाल इसी के आगे ये है कि कहा जाता है कि जो हंडिया विधानसभा है वहाँ पे चुनाव के दौरान धनबल और बाहुबल बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं, तो जनता जानना चाहती है कि रमेश चतुर्वेदी जी अपने आप को कहाँ पाते हैं ऐसे में? नहीं, वही तो विरोध चल रहा है 16 साल से जी। ये अगर कोई मतदाता हमारा एक दिन वोट देने के लिए 1000, 2000, 5000 पा गया तो वो 5 साल तक उपेक्षित रहता है ना। मैं यही कवायद तो वहाँ तक पहुँचा रहा हूँ इस 16 साल में, जो मेरा मूल उद्देश्य है। रमेश जी, आपने कहा कि पैसे देकर लोग वोट ले लेते हैं,
तो राजनीति में बहुत बदलाव आया है, मानते होंगे आप। तो जी। मेरा सवाल आपसे यही है कि 2022 की जो राजनीति है उसमें आप क्या बदलाव देखते हैं? 2022 में 22 पहले में जो से भी ही राजनीति- घोषणा कर दिया। अभी जो हमारा 2020 था, ये कुछ वैश्विक आपदा काल का समय था, जी। वर्ष था। तो 2021 का मैं अभिनंदन किया, स्वागत किया। 21 दिसंबर को 2021 आ रहा है, उसका मैं अपनी धार्मिक मर्यादा के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार, नया साल जरूर है लेकिन है तो अपने भारतवर्ष का, भारत भूमि का ही है। जी। ये अंग्रेजों का, हमारे सनातन धर्म का नया वर्ष नहीं है, इसको बाद में मनाया जाएगा। लेकिन हमारे ही धरती पे, चाहे वो इंग्लैंड के हों चाहे जहाँ के हों, इस धरती का ही है, तो उसका स्वागत किया गया। और स्वागत करने के बाद में एक संदेश भी दिया गया कि 2022 जो है, 21 और 22 ये परिवर्तन का युग होगा। तो मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। क्योंकि आप अगले साल चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो जी। आप हंडिया में अपना प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? पूर्व कैबिनेट को, वर्तमान विधायक को, या प्रशांत सिंह को? देखिए प्राची जी, मेरी इतनी वार्ता से तो आप समझ गई होगी ना, मैं जो इसके पहले राजतंत्र और धर्मतंत्र एक सिक्के के दो पहलू हुआ करते जी। थे। आज जो है लोकतंत्र में धर्मतंत्र का कहीं न कहीं विलुप्त हो गया। हम लोग उसको साधन बना लिए। साधन बना लिए किस लिए? कुर्सी के लिए। इतना मुझको बोध है कि वो साधन बनाया जा रहा है, तो आगे आने वाले समय में परमात्मा की जो भी अपना सिस्टम कृपा होगा, हमारे वेद पुराण में ऐसा कहा गया है कि हम पक्ष विपक्ष जो भी मानते हैं वो हमारा अज्ञानता है, सभी अपने पक्ष हैं। मैं उस रामचरितमानस की चौपाई का पोषक हूँ कि सिया राम मैं सब जग जानी और करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। मेरे सिया राम जी, मेरे परमात्मा, जिनके कृपा से हमको सत्ता भी मिलती है, सुख भी मिलता है, शांति भी मिलता है, हम उनको भूल के कुछ समय के लिए कुर्सी में जब अंधे हो जाते हैं, तो ये हमारा अपने दायित्व का जो है सदुपयोग नहीं, दुरुपयोग करते हैं। तो मेरे लिए कोई पक्ष नहीं है, कोई विपक्ष नहीं है। रमेश जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप कानून व्यवस्था को लेकर कितना संतुष्ट हैं? देखिए, अब उस व्यवस्था पे जाएंगे तो मैं तो कतई संतुष्ट नहीं हूँ। संतुष्ट इसलिए नहीं हूँ कि तमाम ऐसी घटनाएं प्रिंट मीडिया माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, सबसे बड़ा ये सोशल मीडिया है आज, कि हर जगह की घटनाएं दिखा रहा है। उससे आप लोग भी परिचित हैं, हम लोग भी परिचित हैं। जो हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार साथी अगर उस सच्चाई को दिखाने का प्रयास किए तो उनको भी कहीं न कहीं उत्पीड़न उनका भी किया गया, उनको भी दबाने की कोशिश किया गया। तो इस पे है तो बहुत मुद्दे, लेकिन संक्षेप में आप ये समझ जाइए कि कोई भी पारदर्शिता नहीं है इस शासन काल में। पहले आप हमें ये बताइए कि आपके चुनावी मुद्दे क्या होंगे? अब मैं तो सब यही बता रहा हूँ, मेरा चुनावी मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण वही है कि मैं लोकतंत्र की मर्यादा को विभूषित करना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में असली जो उसकी ताकत होती है जनता होती है। तो जनता जो है, जनता की सेवा के माध्यम से। जी बिल्कुल, आपने अभी कहा ना कि विधानसभा जो है, हंडिया विधानसभा, वो विकसित नहीं है। आप उसे आप नहीं, मतलब आप मानते हैं कि वो विकासशील है। अभी विकास की और जरूरत है। तो लोग जानना चाहते हैं कि आप ऐसे कौन से मुद्दे लेकर जा रहे हैं, विकास वहाँ क्या क्या करना चाहते हैं, क्या मुद्दे होंगे आपके? स्वास्थ्य, शिक्षा? क्या नहीं, स्वास्थ्य, शिक्षा। अगर कोई मंत्री, विधायक, सांसद ये कहता है कि मैं वहाँ विकास कर दिया, तो ये मेरे समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमारे सरकार की, भारत सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, उनकी एक निधि होती है। वो निधि मिली कि हाँ भाई, ये फला विधायक को 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ रोड दिए, सैंक्शन हो गया। तो हमारा विकास का सारा एजेंडा कहाँ होता है? मुख्यमंत्री के पास में, प्रधानमंत्री से कोष आता है वहाँ। अब कोई विधायक 19 करा लेता है, कोई विधायक 20 करा लेता है, मंत्री हो जाते हैं तो थोड़ा और ज़्यादा करा लेते हैं। तो विकास तो हमारे देश के हिसाब से होगा। जब जिस दिन मेरा देश जो है विकसित हो जाएगा, तो हंडिया जैसी 402-3 विधानसभाएं जो मेरे प्रदेश में है, सब विकसित हो जाएंगी। इसके लिए मुझको देश को मजबूत करना है, अपनी जनता को मजबूत करना है, अपनी विचारधारा मजबूत करनी है। जी, अब हम एक ब्रेक लेना चाहेंगे जी। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आगे की बात करेंगे रमेश चतुर्वेदी जी से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं रमेश चतुर्वेदी जी से। रमेश जी, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि अब तक उत्तर प्रदेश में ऐसे कौन सा सीएम है जिनसे आप प्रभावित हुए हैं? उसमें तो अभी तक जो है, मुझे जो विकास के एजेंडे पे कि कोई इशू नहीं बनाए, उसमें जनता भी है, क्षेत्र भी है, प्रदेश भी है, गांव भी है। अखिलेश यादव जी
क्योंकि इनकी शुरू की विचारा, मैं जब बसपा बहुजन समाज पार्टी में प्रभारी था लखनऊ में, तो एक विधानसभा मेरी ड्यूटी लगी थी, उपचुनाव हो रहा था, तो हम लोग बगल में कार्यालय बनाए हुए थे, वहाँ इनका भाषण हो रहा था। तो मैं भाषण सुना इनका, तो इनके भाषण में कहीं किसी तरह का विकृत स्वरूप नहीं। लोग आरोप लगाते हैं, लेकिन मुझको ये देखना है कि अगर राजनीति में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो उसमें सबसे बेटर कौन है, सबसे बेहतर कौन है, कौन सबसे अच्छा समाज का सुधारक हो सकता है, प्रदेश का सुधारक हो सकता है, प्रदेश में एक नई गति दे सकता है, उसमें अखिलेश यादव जी। मुझे उनकी विचारधारा से मैं सहमत हूँ, उनको पसंद करता हूँ। जी रमेश जी, पंचायत चुनाव करीब हैं, जी। तो आप हमें बताइए कि पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव को कैसे प्रभावित करेंगे? नहीं, पंचायत चुनाव का एजेंडा एक अलग होता है प्राची जी, इसमें मुझे बड़ा प्रैक्टिकल अनुभव है जी, और थोड़ा विस्तृत होगा, लेकिन मैं एक आपको संदेश देना चाहता हूँ। मैं जब पहली बार जिला पंचायत लड़ा 2020 में, 2000 में, ये 20 चल रहा 20 साल पहले, तो मैं किसी एक सिद्धांत के तहत, हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि थे, मंत्री भी थे, उनसे बातचीत हुई कि मेरे वार्ड में किसी दूसरे वार्ड का प्रत्याशी न लड़े, मेरे ही वार्ड का किसी को लड़ाइए। तो उसमें वो सहमत नहीं हुए, उन्हीं को लड़ाए, मैं भी चुनाव लड़ गया 2000 में। जी, लड़ गया, लोगों के बीच में गया, तो वहाँ आप समझिए कि जो व्यक्ति वहाँ विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके प्रभाव से हटके उनके खास लोग मेरे साथ रहे और अच्छी खासी वोट मिली, जिनको हमारे माननीय प्रतिनिधि महोदय, विधायक, मंत्री जी लड़ाए हुए थे, वो 400 वोट पाए, मैं 2100 वोट पाके 170 वोट से हार गया। तो मुझे ये लगता है कि शासन सत्ता का बहुत प्रभाव पंचायत चुनाव पे नहीं पड़ता। अब उसमें अगर कहीं अनियमितता करें, दादीलीबाजी करें, कोई और इशू बनाए उसको, तो ये अलग की बात है, उस पर प्रभावित नहीं है। वहाँ आदमी व्यक्तित्व देखता है कि हाँ गांव में कौन अच्छे हैं, कैसे हैं, क्या सिस्टम है, वो स्थानीय स्तर का चुनाव हो जाता है, उससे देश प्रदेश की राजनीति का कोई मतलब नहीं रहता है। आदमी एजेंडा बनाने के लिए, अपना संदेश देने के लिए कि ये पंचायत चुनाव है, अगर हमारे पार्टी के ज़्यादा हो जाएंगे, ऐसा भी लोग करते हैं कि किसी अन्य पार्टी के, जैसे मैं समाजवादी पार्टी का हूँ, बहुजन समाज पार्टी का हूँ, कांग्रेस पार्टी का हूँ, तो भाई भाजपा की सरकार है, मुझको प्रधानी करना है, तो सरकार का कहीं कोई अधिकारी मुझको अगर दबाव डालेगा कि हाँ तुमको करना है, यहाँ सरकार है, साल भर में नहीं ऐसा हो जाएगा, तो मैं जाकर उसकी पार्टी में बैठ जाता हूँ। तो वो लोग बता देते हैं कि हाँ हमारे पंचायत चुनाव में 50 प्रधान अगर हमारे तहसील ब्लॉक में हैं, 100 हैं, तो उसमें 80 मेरे साथ हैं, जनता को मैसेज देने के लिए, संदेश देने के लिए कि मेरे साथ बहुमत है। जी। लेकिन इसका राजनीतिक आम चुनाव से, विधानसभा चुनाव से, लोकसभा चुनाव से बहुत मतलब नहीं जी, रखता। जी। रमेश जी, मैं आपसे आखिरी में यही पूछना चाहूँगी कि आप हमारे शो के माध्यम से हंडिया के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं हंडिया के लोगों को संदेश बराबर दे रहा हूं। आपके इस लाइव कार्यक्रम के माध्यम से प्राची जी आपका आभार भी व्यक्त कर रहा हूं कि आपने इतना समय निकाला महत्वपूर्ण, वो भी प्रयागराज की पावन धरती पे। तीर्थराज प्रयाग को मैं प्रणाम करते हुए अपने विधानसभा के सभी नौजवान प्रबुद्ध साथियों से, सर्व समाज के साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि वो मेरी बात को समझ भी रहे हैं। अभी तक समझ न गए होते तो ऐसा रिजल्ट न आता कि व्यक्ति क्या पोषक न बने, व्यक्तित्व का पोषक बने। देखें कि हाँ हमारे बीच में 4-5 प्रत्याशी लड़ रहे हैं विधानसभा, पार्टी के साथ साथ ये भी चयन करें कि हाँ उसमें कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो व्यक्तित्व का पोषक है, व्यक्ति का नहीं पोषक है। रमेश जी, आपने हमें वक्त दिया और हमसे बात किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत आभार प्राची जी। आज हम बात कर रहे थे रमेश चतुर्वेदी जी से। रमेश जी ने हमें बताया कि आगामी चुनाव में इनके मुद्दे क्या होंगे। साथ ही इन्होंने जनता को अपने संदेश में बताया कि व्यक्ति का पोषक ना बने, व्यक्तित्व का पोषक बने। हम आगे भी आपको ऐसे ही जनप्रतिनिधियों से मिलाते रहेंगे। आप देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो। धन्यवाद।